नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आज इसमें पढ़ेंगे हम पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हुई, इनके संदर्भ में हम आज अध्ययन करेंगे। ये हमारा चतुर्थ वीडियो है विद्यार्थियों क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, जिसको हम आज विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी और इन क्षेत्र में ये 7 राज्य, इन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुल आबादी जो है 4% है। यह इलाका चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय रियासत आजादी के बाद इन्हें भारत में मिला लिया गया। मतलब इस क्षेत्र में चीन, म्यांमार, बांग्लादेश ये लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। और इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव भी आए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी पहले अलग अलग रियासतें थी। आजादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हो चुका था और पूर्वोत्तर के इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ और 1963 नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों में एकदम अलग थलग पड़ चुके थे। इस कारण यहाँ क्षेत्रीय भावना प्रबल हो उठी थी और इसकी अर्थव्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव पड़ा था। भारत के शेष भागों में से अलग थलग पड़ जाने के कारण इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। बच्चों, इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में भी बड़ा बदलाव आया। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति यानी जटिल समस्या पैदा कर दी थी। विद्यार्थियों, ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़े बेतरतीब किस्म की मांगे उठी थी और इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी थी, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर थी। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा और पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी हो गए: स्वायत्तता की मांग, अलगाव का आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई। इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। ये देखिए, स्वायत्तता की मांग। आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठ खड़ी हुई और पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे भी हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम में अलग होना चाहते थे और इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन कर दिया और 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। इन नेताओं की मांग थी कि असम में अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा, मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग करना प्रारंभ कर दिया और अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के विभिन्न प्रयास किए। आप चित्र में देखिए, ये चित्र बताया गया है मानचित्र पूर्वोत्तर राज्य में। इसके बाद प्रयास किए गए, जन आंदोलन चलाए गए, विद्रोही कार्यवाहियां भी हुई और कई दफा ऐसा भी हुआ विद्यार्थियों की एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी
जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था और इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करबी दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई और जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा भी दिया गया है। अलगाववादी आंदोलन, इसमें देखिए कार्टून में एक बार, मेरे दोस्त चौन कहती है कि दिल्ली के लोग यूरोप के नक्शे के बारे में ज्यादा जानते हैं और अपने देश के पूर्वोत्तर के हिस्से में के बारे में कम। अपने सहपाठियों को देखकर तो यही लगता है कि उसकी बात एक हद तक सही है। बिल्कुल सही व्यंग किया गया है ये। अलगाववादी आंदोलन, स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जब कुछ समूह ने अलग देश के बनाने की मांग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो चुका था। इस देश के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा और इन 2 मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर की एक स्वायत्त जिला बना दिया गया और कुछ मिजो लोगों को मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ में उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भी भारी अकाल पड़ा और असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद विद्यार्थियों अलगाववादी आंदोलन को जनसमर्थन मिलना शुरू हो गया और मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। लाल डेंगा, इनका जीवन काल देखिए 1937 से 1990। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता 1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए और भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया और इसी तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक लड़ाई चलती रही और मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इससे आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े और एक दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल भी किया गया और सेना के इन कदमों में स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना भी तेज हो गई। दोस्त 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भांपकर विद्यार्थियों दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी भी से काम किया और पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बना। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति भी की है। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरफ खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू फीजो के नेतृत्व में लोगों ने के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया और फीजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए और हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नगा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी शेष रह गया था। बाहरी लोगों के खिलाफत आंदोलन पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए और इसमें खास समस्या पैदा हुई थी। विद्यार्थियों की स्थानीय जनता इन्हें भारी समझती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा था और भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश में
अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोग के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती रही। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हम। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से बाहर बहुत से मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर चुकी थी और इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। विद्यार्थियों कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय, कोयले जैसी प्राकृतिक संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया और आसू एक छात्र संगठन था। इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम से दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग यह थी विद्यार्थियों की 1951 के बाद जितने भी लोग असम से आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेज दिए जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। विद्यार्थियों इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला और आंदोलन के दौरान हिंसक और बहुत सी त्रासद घटनाएं भी घटी और बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। धन संपत्ति का नुकसान हुआ और आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहारी स्थित बैरोनी तेल शोधक कारखाने के तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित किया। विद्यार्थियों इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला बना हुआ है। विद्यार्थियों यह समस्या त्रिपुरा से ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों के लिए भी लेकर भी गुस्सा है। ये देखिए एक व्यंग, मुझे यह भीतरी और बाहरी का मामला कभी समझ में नहीं आया। कोई आदमी कहीं पहले चला गया हो तो वही दूसरों को भारी समझने लगता है। ये देखिए आप, ये ट्रेन में बैठे हुए हैं, इसका दौरान दिया गया है। आप देखिए अंगमी जापू फिजो नागालैंड के आजादी के आंदोलन के नेता, नगा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष, भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की और भूमिगत हुए और पाकिस्तान में शरण लिए। जीवन के अंतिम दिन 3 दशक ब्रिटेन में गुजारे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, क्षेत्रीय जो इच्छाएं थी, उनमें 3 मुद्दे अहम थे, जिसमें स्वायत्तता की मांग को हमने पढ़ा, अलगाववादी आंदोलन को हमने पढ़ा और बाहरी लोगों के विरोध को भी हमने विस्तृत रूप से जाना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पूर्वोत्तर का क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित यह वीडियो आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे समहार और राष्ट्रीय अखंडता को। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।